अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। देखते हैं क्या होती है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो डेफिनेशन तो लिखा हुआ है, तुम लोग पढ़ सकते हो। देखो, रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इन ए सिंगल स्टेप इज नोन एज सिंगल और एलिमेंट्री रिएक्शन। सिंगल रिएक्शंस को एलिमेंट्री रिएक्शन भी बोला जाता है। इन दिस रिएक्शन द प्रोडक्ट आर फॉर्म डायरेक्टली फ्रॉम द रिएक्टेंट्स। देखो क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है और वो केमिकल रिएक्शन है हमारे पास ये NaOH plus HCl gives to NaCl and H2O। ये जो सामने केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, मतलब इसमें कोई ऐसे अलग से इंटरमीडिएट्स नहीं बनते हैं। आयनिक रिएक्शन है, जैसे ही हम NaOH के अंदर HCl डालेंगे डायरेक्टली क्या बनेगा, NaCl और H2O इसके अंदर बनेगा। आयंस ट्रांसफर होंगे, जैसे Na प्लस OH माइनस, यहाँ से H प्लस और यहाँ से Cl माइनस। तो क्या होगा, यहाँ से H प्लस और OH माइनस मिल जाएंगे, H2O बन जाएगा, और Na प्लस और Cl माइनस मिल जाएंगे, NaCl बन जाएगा। बीच में कोई एक्स्ट्रा इंटरमीडिएट इसके अंदर नहीं बना। और ये रिएक्शन डायरेक्टली आयंस में टूटने के बाद दोनों आयंस ने एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट किया और नया प्रोडक्ट बना दिया NaCl प्लस H2O। ऐसी रिएक्शंस को सिंपल रिएक्शंस बोला जाता है, जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसको बोलेंगे तो समझ ही गए होगे। जब सिंपल रिएक्शन मैंने समझा दिया तो इसका उल्टा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा। देख लेते हैं डेफिनेशन। द रिएक्शन दैट डज नॉट टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप इज नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड फ्रॉम रिएक्टेंट थ्रू टू और मोर देन टू स्टेप्स। देखो मतलब क्या हुआ इसका, कि इसमें एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। इस रिएक्शन के अंदर बीच में इंटरमीडिएट्स बनेंगे और उन इंटरमीडिएट से इनका कुछ ना कुछ मैकेनिज्म जनरेट होगा और उस मैकेनिज्म के थ्रू हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। जैसे ये केमिकल रिएक्शन दिखाई दे रही है, 3O2 गिव्स टू 2O3। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि O2 से डायरेक्टली O3 कन्वर्ट हुआ, नहीं, पहले O2 ब्रेक होगा और ब्रेक होके वो बनाएगा नेसेंट ऑक्सीजन। यहाँ पर जो नेसेंट ऑक्सीजन होगा वो नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ का इंटरमीडिएट होगा इस रिएक्शन का, और फिर वो नेसेंट ऑक्सीजन जुड़ के O3 बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन का मैकेनिज्म आ जाता है। इसे क्वेश्चन की फॉर्म में हम करेंगे, इसलिए मैंने मैकेनिज्म यहाँ पर नहीं लिखा है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पर इसका मैकेनिज्म के साथ इसे समझाऊंगा। ठीक है, तो जो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब यहाँ पर दिखने में हमको एक स्टेप लग रहा है इस रिएक्शन का, हमें देखने से ये लग रहा है कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये एक स्टेप में कंप्लीट हो गई, नहीं, यहाँ पर सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट शो किए गए हैं, इसीलिए हमको सिंगल स्टेप दिखाई दे रहा है। लेकिन जब इसका कंप्लीट मैकेनिज्म लिखा जाएगा तो उसमें हमारे पास 2 से 3 स्टेप हो सकते हैं इस केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये सिंपल सा मेन डिफरेंस है सिंपल और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर, अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और क्या क्या पॉइंट्स है इसके वो हम देख लेते हैं। देखो, जब हम केमिकल काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं और केमिकल काइनेटिक्स के अंदर इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ इसका रिलेशन होगा, तभी यहाँ पर ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। तो केमिकल काइनेटिक्स से क्या रिलेशन है उसके बारे में मैं यहाँ पर देखो बता देता हूँ। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या क्या डिफरेंस होता है इनके रेट लॉज में। तो देखो, इनके रेट लॉ में सिंपल सा डिफरेंस ये है कि केमिकल सिंपल रिएक्शन के अंदर जब रेट लॉ लिखा जाएगा तो R इज इक्वल टू के और रिएक्टेंट लिखा जाता है और रिएक्टेंट के ऊपर पावर आती है। और इस पावर के बारे में मैंने जब स्टार्टिंग में ऑर्डर पढ़ाना स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था कि ये यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो किस केस में सेम होते हैं और किस केस में सेम नहीं होते अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, सिंपल रिएक्शन में हमारे पास जो भी है कोई हिडन रिएक्शन नहीं है इसके अंदर, जो भी है यही है, एक ही स्टेप है। तो इसका मतलब इसमें जब भी रेट लॉ लिखा जाएगा तो NaOH और HCl के आगे जो भी मोलिकुलरिटी होगी वो डायरेक्ट यहाँ पावर में आ जाएगी। मतलब अगर NaOH के आगे A लगा हुआ है और HCl के आगे B लगा हुआ है तो यहाँ पर जो भी रिएक्शन होगी वो डायरेक्टली यहाँ पर A और B ऑर्डर इसी रेशो में ऑर्डर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा सिर्फ सिंपल रिएक्शन के अंदर होता है। तो सिंपल रिएक्शन के अंदर हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि जो भी मोलिकुलरिटी होती है, मोलिकुलरिटी का मतलब जो यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं इनके एडिशन को मोलिकुलरिटी बोला जाता है। तो जो यहाँ पर मोलिकुलरिटी होती है वही यहाँ पर ऑर्डर होता है और उसी के बेस पर डायरेक्टली रेट लॉ लिखा जा सकता है। ठीक है, सिंपल रिएक्शंस के अंदर। और एक चीज और याद रखना,
मोलिकुलरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। मोलिकुलरिटी या तो 3 होगी या 3 से कम ही होगी, ऐसा माना जाता है। और ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके मैकेनिज्म में जब हम बात करते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि रिएक्टेंट जब आपस में टकराते हैं तो उनके टकराने से प्रोडक्ट बनता है। तो मॉलिक्यूलरिटी 3 का मतलब यह है कि 3 रिएक्टेंट आपस में टकरा के प्रोडक्ट बनाएंगे। तो 2 रिएक्टेंट आपस में बिल्कुल इजीली टकरा सकते हैं, 3 रिएक्टेंट आपस में टकरा सकते हैं, लेकिन 4 रिएक्टेंट जब आपस में टकराएंगे तो उनके बीच में साइज का प्रॉब्लम होगा। साइज का प्रॉब्लम होगा तो टक्कर से अच्छे से प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो उनकी टक्कर 4 या 4 से ज्यादा की टक्कर पॉसिबल नहीं होती, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी 3 तक मान देते हैं, ठीक है, ऐसे मान के चला जाता है। ठीक, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में देखो, अब हम यहां पर इस केमिकल रिएक्शन का रेट लॉ लिखना चाहें, R इज इक्व टू के। तो जैसा मैंने बताया कि यहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट शो करने थे इसलिए केमिकल रिएक्शन लिखी गई है, वरना इसके अंदर 2 से 3 और केमिकल रिएक्शन हिडन है, और वो क्या है, वो इसका मैकेनिज्म है, ठीक है। इसमें ऊपर वाली सिंपल में कोई मैकेनिज्म नहीं होता, जो लिखा है वही लिखा है, इसलिए हमने रेट लॉ डायरेक्टली यहां पर लिख दिया। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर तो 2 और 2 से ज्यादा स्टेप पॉसिबल हो सकते हैं, तो उन कौन से स्टेप में से हम यहाँ का रेट लॉ लिखें, ठीक है, तो वो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ जो मोलिक्यूलरिटी, ये जो 3 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो मैं O2 की पावर 3 यहाँ पर नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि मे बी पॉसिबल हमें रेट लॉ इस केमिकल रिएक्शन से लिखने के बजाय इनके किसी स्टेप से लिखना पड़ जाए, क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर 2 से 3 रिएक्शन और पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सिंपल केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हमें सामने दिखाई दे रहा है हम ऐसा कैसा लिख सकते हैं, रेट लॉ। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर जो हमें सामने दिखाई दे रहा है हम ऐसा रेट लॉ नहीं लिख सकते, वो हम एक्सपेरिमेंट करके ही पता करेंगे कि रेट लॉ कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब दिमाग में ये भी क्वेश्चन होता होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी रिएक्शन सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, भाई हमें तो दोनों ही देखने में एक ही स्टेप लग रही है। तो हम थ्योरेटिकली पता नहीं लगा सकते कि कौन सी ये सिंपल है और कौन सी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। हमें तो सामने केमिकल रिएक्शन एक ही स्टेप में दी गई होगी, अगर एक ही स्टेप में दी गई है तो हम देख के नहीं बता पाएंगे, ये एक्सपेरिमेंट करके ही पता लगेगा कि कौन सी सिंपल है और कौन सी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर किसी केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा स्टेप हमको दिखाई दे जाए, क्वेश्चन में उसने गिवन हमें दिया हुआ है कि एक से ज्यादा स्टेप है, तो हम बोलेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स ही होगी, ये सिंपल रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती है, ठीक है। अब इसे एक छोटे से एग्जांपल से और मैं समझा देता हूं, आगे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। जैसे देखो, हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, एक केमिकल रिएक्शन है हमारे पास, ए से प्रोडक्ट बना है हमारे पास डी, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है, ए से डी प्रोडक्ट हमारे पास बना है। अब अगर मैं बोलता हूं कि ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, तो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होने का मतलब जो रिएक्शन है वही है, तो हम यहां पर रेट लॉ क्या लिखेंगे, आर इज इक्व टू के एंड ए रेस टू 1, ठीक है। अगर मैं लिख देता हूं ए एंड डी, तो यहां पर आ जाएगा ए रेस टू ए। क्यों? क्योंकि ये सिंपल रिएक्शन है, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो चुकी है, ये सिंपल रिएक्शन, ठीक है। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, दूसरे एग्जांपल में भी मैं इसी टाइप की कोई केमिकल रिएक्शन की बात कर लेता हूं, जिसमें हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन है, रिएक्टेंट है ए एंड प्रोडक्ट बना डी, लेकिन इसका मैकेनिज्म साथ में हमें दिया गया है, और इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसे बोला गया है कि हमने पहले ए से बनाया बी, और फिर हमने बी से बनाया सी, और फिर हमने सी से बनाया डी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब अगर मैं इन तीनों, 3 स्टेप दिए गए हैं हमें, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3, तीनों स्टेप को अगर मैं ऐड करता हूं तो ऐड करने पर क्या होगा, देखो ऐड करने पर ये बी कट जाएगा, ये सी कट जाएगा, मतलब ये बीच में बने और बीच में ही खत्म हो गए। फाइनल क्या बचा हमारे पास, फाइनल तो जो हमारे पास रिएक्शन थी वही बची, ए रिएक्टेंट एंड डी प्रोडक्ट, ये हमारे पास फाइनल रिएक्शन है। तो यहां पर बी और सी थे, ये इंटरमीडिएट थे,
बीच में बने और बीच में ही खत्म। तो ये थे हमारे पास इंटरमीडिएट बी और सी। अब यहाँ पर अगर रेट लॉ लिखने के बारे में बोला जाए तो रेट लॉ कैसे लिखा जाएगा? देखो, एक्चुअल में ये रिएक्शन तो एग्जिस्ट करती नहीं है, ये तो हमारे पास इनका एडिशन बना के जो रिएक्शन बना वो है। जो केमिकल रिएक्शन रियल में हुई होंगी वो स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, ये 3 केमिकल रिएक्शन हुई होंगी। और जरूरी नहीं है कि तीनों केमिकल रिएक्शन एक ही स्पीड से चले, हो सकता है तीनों केमिकल रिएक्शन की स्पीड अलग अलग होगी। ठीक है, कुछ रिएक्शन फास्ट हो सकती है, कुछ रिएक्शन स्लो हो सकती है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में लिख के दिया गया होगा कि यहां पर जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओनली यहां पर एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, यहां पर ये स्लो रिएक्शन है, ये फास्ट रिएक्शन है और ये फास्ट रिएक्शन है। इनमें से कोई सी भी फास्ट और कोई सी भी स्लो हो सकती है। कौन सी फास्ट कौन सी स्लो होगी ये क्वेश्चन में 100% गिवन होगा, उसके बिना हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये फास्ट एंड ये स्लो रिएक्शन है। अब इससे देखो रेट कैसे डिसाइड की जाएगी उसके बारे में थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं, अच्छे से समझने की कोशिश करना। मान लो हमसे बोला गया कि हमारे पास ये रिएक्टेंट है। ठीक है, रिएक्टेंट अभी किस पोजीशन में? एक ही पोजीशन में, और उसे प्रोडक्ट तक पहुंचने में 10 मिनट का टाइम लगता है। उसे प्रोडक्ट तक पहुंचने में कितने मिनट का टाइम लगता है? 10 मिनट तक का। ठीक है, तो इसकी जो स्पीड है, इस केमिकल रिएक्शन की स्पीड किसके ऊपर डिपेंड है? वो कंप्लीटली ए के ऊपर डिपेंड है कि भाई ए कितना धीरे चल रहा है और कितना तेज चल रहा है, उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर जो स्पीड के लिए रेस्पॉन्सिबल था वो कौन था? ओनली ए रेस्पॉन्सिबल था। इसीलिए हमने इस ए को उठा के सीधा रेट लॉ में डाल दिया। रेट कांस्टेंट के साथ में हम उसी को मल्टीप्लाई करते हैं जो उसकी रेट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो यहां पर कंप्लीटली ए रेस्पॉन्सिबल था तो हमने रेट कांस्टेंट के साथ ए को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल में। सेकंड एग्जांपल में हमने बोला कि अभी रिएक्टेंट कहाँ है? ए। ठीक है, और इसे डी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? क्या वो ए पर डिपेंड करेगा? भाई रेट लॉ अगर मैं लिखूंगा तो रेट लॉ लिखूंगा आर इज इक्व टू के मल्टीप्लाई बाय वो जो इसकी रेट को डिसाइड करेगा। भाई फॉर्मूला किसका है? रेट का। तो रेट के फॉर्मूले में कौन आएगा? जो इस रिएक्शन की रेट को डिसाइड करेगा वही आएगा। तो क्या ओनली ए इसकी रेट को डिसाइड करता है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो केमिकल रिएक्शन लिखी गई है ये तो एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन है ही नहीं, इसके तो 3 सब पार्ट है और ये 3 मिलके इस केमिकल रिएक्शन को बनाते हैं। ठीक है, अब मान लो ये केमिकल रिएक्शन हो जाती है 5 मिनट में, ये रिएक्शन हो रही है हमारा 50 मिनट में, और ये रिएक्शन हो जाती है 2 मिनट में। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन स्लो है इसलिए ज्यादा टाइम ले रही है, मान लो ये 50 मिनट ले रही है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में इसकी रेट के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन हुआ? इस रिएक्शन में इसकी रेट के लिए रेस्पॉन्सिबल हुआ स्टेप 2 जो कि स्लो था। बाकी दोनों तो फटाफट खत्म हो गए ना भाई, बाकी दोनों ने तो टाइम लिया ही नहीं, एक ने 5 मिनट लिए, एक ने 2 मिनट लिए, अब एक ले रहा है 50 मिनट। तो इसका मतलब इस रिएक्शन को कंप्लीट होने का जो सबसे मेन फैक्टर था वो कौन था? ये था बी वाला स्टेप। तो हम यहां पर वो स्टेप लिखेंगे जो सबसे स्लो स्टेप था। ठीक है, एक एग्जांपल से और समझा देता हूं, नहीं समझ में आया हो तो। मान लो किसी सिंगल पर्सन को एक पार्टी के लिए इनवाइट किया जाता है। यहाँ एक डेस्टिनेशन है, ये पार्टी प्लॉट है। ठीक है, यहाँ पार्टी हो रही है, एक सिंगल पर्सन है ये, इसको पार्टी के लिए इनवाइट किया जाता है। तो इसे पार्टी में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो ओनली इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं बोलूंगा कि यहां से यहां तक आने की रेट, वो रेट किसके ऊपर डिसाइड हुई? वो रेट कंप्लीटली इसके ऊपर डिपेंड हुई। तो के मल्टीप्लाई बाय जिसके ऊपर रेट डिपेंड कर रही है वो। आ गया होगा समझ में? अगर इसे 10 मिनट लगेंगे तो रेट क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब इसी के ऊपर डिपेंड। अब मैं सेकंड एग्जांपल की बात ले रहा हूं। अब यहाँ पर सिंगल पर्सन नहीं है, यहाँ पर 3 लोगों का ग्रुप है। ये हमारे पास ए है, ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास सी है। 3 आदमी है यहाँ पर, मतलब 3 केमिकल रिएक्शन है ना, तो एक केमिकल रिएक्शन को मैं एक पर्सन की तरह बिहेव कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक पार्टी में इसे इनवाइट किया गया। ठीक है, पार्टी में इनवाइट किया गया और इन तीनों का एक साथ पहुंचना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई ए पहले पहुंच गया या सी पहले पहुंच गया, एक साथ पहुंचेंगे तभी तो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगी। ठीक है, तो अब मान लो ये तो तैयार हो जाता है 5 मिनट में, ये तैयार हो जाता है 2 मिनट में,
और इसको तैयार होने में 50 मिनट का टाइम लग रहा है। ठीक है, भैया उठेगा, सो के आराम से उठेगा, थोड़ा शीशा वीशा देखेगा, उसके बाद नहा धो के तैयार होगा, बाकी दोनों फटाफट तैयार हो गए। तो एक 5 मिनट में तैयार हुआ, एक 2 मिनट में तैयार हुआ, एक 50 मिनट में तैयार हुआ। तो इस ग्रुप को लेट किसने कराया? इस ग्रुप को लेट कराया बी ने। बाकी दोनों तो तैयार होके बैठे हैं कि जैसे ही बी आएगा तुरंत चल देंगे। तो यहाँ पर पार्टी में पहुंचने के लिए पार्टी में पहुंचने के लिए लेट कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन था? बी था। इसीलिए हम बोलेंगे कि इस केमिकल रिएक्शन की जो रेट थी वो बी की वजह से स्लो हुई। तो इसका मतलब रेस्पॉन्सिबल कौन हुआ? रेस्पॉन्सिबल बी हुआ। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमारे सामने होती है और उसमें एक से ज्यादा स्टेप दिए होते हैं, तो हम स्लो वाले स्टेप को पकड़ेंगे और उसी स्टेप के थ्रू हम उसका रेट लॉ डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब ये जो मैंने बात बोली, अब इसे क्वेश्चन की फॉर्म में देखते हैं कि क्वेश्चन की फॉर्म में एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। क्योंकि एग्जाम में पार्टी वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछेगा और बोलेगा कि बताओ इसका ऑर्डर क्या है। अब वो ऑर्डर कैसे निकाले जाएंगे वो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो, तो जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन किस तरीके से गिवन होंगे, ये सामने है हमारे। केमिकल रिएक्शन दी गई है 2O3 गिव्स टू 3O2। तो जैसा मैंने बोला था कि इसका मैकेनिज्म मैं क्वेश्चन के फॉर्म में समझाऊंगा, तो यही क्वेश्चन है वो। मैकेनिज्म, पहला स्टेप, O3 ब्रेक हुआ O2 प्लस O में। अब ये जो इंटरमीडिएट ऑक्सीजन है, देखो मेन केमिकल रिएक्शन के अंदर नहीं है। मेन केमिकल रिएक्शन ये है, इसके अंदर नहीं है। इंटरमीडिएट ऑक्सीजन बीच में बना और बीच में ही खत्म हुआ। ठीक है, तो O3 गिव्स टू O2 प्लस O। अब इस नेसेंट ऑक्सीजन ने O प्लस O3 के साथ रिएक्शन किया और बना दिया 2O2। इसको ऐड करोगे तो ऊपर वाली रिएक्शन बन जाएगी। ठीक है, अब हमें इसके लिए लिखना है रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहली बात तो ये कौन सी रिएक्शन है? ये रिएक्शन है हमारे पास कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये मैकेनिज्म दिया हुआ है और 2 स्टेप में हो रही है, तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हुई। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट लॉ एटलीस्ट मैं इस रिएक्शन से तो नहीं लिखूंगा। ठीक है, ये हमने सीख लिया था, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से रेट लॉ कभी भी इससे नहीं लिखा जाता। अब इससे नहीं लिखा जाता तो किससे लिखा जाता है? जो स्लो स्टेप होता है। अब स्लो स्टेप तो इसके अंदर ये है, तो जो स्लो स्टेप होगा हमें इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही रेट लॉ लिखना पड़ेगा। तो रेट लॉ लिखा मैंने R इज इक्व टू, देखो क्या हुआ, रेट कांस्टेंट के मल्टीप्लाई बाय रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट लिख दिया मैंने O एंड O3। ठीक है, ये लिख दिया। लेकिन अब समझने वाली बात तो ये है कि नेसेंट ऑक्सीजन तो बीच में बना और बीच में ही खत्म हुआ, और ये जो सिंगल ओ है ये तो मेन केमिकल रिएक्शन के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या यहां पर ओ लिखना सही रहेगा? बिल्कुल नहीं। यहां पर इस ओ को किसी भी तरीके से हमें एलिमिनेट करना होगा। ठीक है, तो अब इस ओ को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? इस केमिकल रिएक्शन को मैं नाम दे देता हूं रिएक्शन नंबर 1, और आगे चलते हैं। अब देखो, बाकी की जो भी फास्ट रिएक्शन गिवन होगी, यहां पर एक ही है, किसी किसी क्वेश्चन में 2 या 3 भी रिएक्शन हो सकती है। तो बाकी की जो भी फास्ट रिएक्शन होंगी उनमें से हमें ये छांटना होगा कि ये जो इंटरमीडिएट इस रेट लॉ के अंदर आ रहा है इसे कैसे गायब किया जाए। ठीक है, तो इसे मैं गायब कर सकता हूं बाकी की दी हुई फास्ट रिएक्शन से। अब यहां पर तो एक ही रिएक्शन है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यहां पर देखो मैं कैसे गायब करूंगा इसे। मैं केमिकल रिएक्शन, फास्ट वाली केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन के लिए मैं यहां पर लिखता हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला। और वो क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, O2O बाय O3, ये हमारे पास आया। ठीक है, अब या तो इसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही रहने दो, क्योंकि यहाँ पर हमें रेट कांस्टेंट नहीं पूछा गया है। चलो बाद में बात करते हैं, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ से जो O की वैल्यू आई, वो O की वैल्यू क्या आएगी? के इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई बाय O3 डिवाइडेड बाय O2। तो देखो यहाँ से ये O एलिमिनेट हुआ और यहाँ पर ओनली O3 एंड O2 है, जो कि हमारी मेन इक्वेशन के अंदर है, तो ये चल सकता है। तो अब मैं इस वैल्यू को कहाँ रखूंगा? इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रख दूंगा। तो हमारे पास अब जो रेट लॉ बन रहा है वो देखो, रेट लॉ क्या बन रहा है? R इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय के इक्विलिब्रियम O3 बाय O2 मल्टीप्लाई बाय O3, जो कि पहले से था। ठीक है, ये हमने यहाँ पर O की वैल्यू रख दी। सॉल्व करो इसको। R इज इक्वल टू, अब देखो ये भी कांस्टेंट है और ये भी एक कांस्टेंट है, दोनों ही कांस्टेंट है, तो इसको मैं नया ही नाम दे देता हूँ कांस्टेंट, K डैश। ठीक है, K डैश O3
स्क्वायर O3 मल्टीप्लाई बाय O3। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं R इक्वल टू K डैश O3 की पावर 2 एंड O2 की पावर -1। तो हमारे पास जो रेट लॉ आया वो रेट लॉ क्या आया, ये रेट लॉ आया। ठीक है, तो रेट लॉ आ चुका है हमारे पास, ये पूछा गया था क्वेश्चन में, ये आंसर। एंड ऑर्डर अगर पूछा जाए तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, पावर को ऐड कर दो, 2 - 1 इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसके बाकी के क्वेश्चन कुछ और अलग तरीके के क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट लेक्चर में से करेंगे।